दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रश्न। साथियों की जैसा कि आप देख सकते हैं, खबर आज धोखे की धोखा हुआ है ट्रंप के साथ। जी हाँ साथियों, ट्रंप के साथ धोखा किया है उन्हीं के कुछ मिलने वालों ने, या कहिए कि उन्हीं के पार्टी से वास्ता रखने वालों ने। कहिए तो वेस्ट के देशों ने किया है। वेस्ट के देशों में एक तरफ है यूके के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और साथ में खड़ा है इनके पुर्तगाल। आज चार देशों ने मिलकर ट्रंप को उनकी नीतियों के खिलाफ रास्ता दिखा दिया। क्या किया? चार देशों ने मिलकर कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। हालांकि इस बात से इजराइल आग बबूला हो चुका है और कहा कि अब फिलिस्तीन का नामो निशान। यूएन में 150 देश आज ऐसे हो जैसे कि हो चुके हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है, और फ्रांस भी आने वाले 2 दिन के अंदर यूएनजीए की बैठक में इस अनाउंसमेंट को कर देगा। नेतन्याहू का भड़कना बहुत लाजमी हो गया इस बात को लेकर के। इसके साथ साथ ट्रंप अब दुनिया में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े होकर के फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारते ही नहीं है। आज के सेशन में इस पूरे विषय में हम लोग वस्तु की जानकारी जो होगी, असल मायने में ब्रिटेन पलटा क्यों ब्रिटेन जिसने कभी इजराइल को फिलिस्तीन से बताया था फिलिस्तीन में, उसके खिलाफ आज इस तरह की बात कर रहा है। आज वो खुद फिलिस्तीन की मान्यता को दोहरा क्यों रहा है। आज के सेशन में इस बात को भी समझने वाले हैं हम लोग। जिस तरह की स्टारमर ने ट्रंप के खिलाफ जाते हुए उन्हीं को प्रेजेंस में ये अनाउंसमेंट किया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। अब ये पूरी कहानी आज के सेशन में हम लोग समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दोस्ती के पीछे एक दुश्मनी छिपी हुई है, और वो दुश्मनी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हुई उस रैली से जुड़ी हुई है, जिस रैली की जैसा कि हम बात करें रैली को इलन मस्क, ट्रंप और जेडी वेंस ने समर्थन दिया था। यानी ब्रिटेन की राजनीति प्रभावित हो रही थी अमेरिका से, और इन्होंने बैठकर ग्लोबली पूरी तरीके से इनकी नीति को चैलेंज कर दिया है। आज के सेशन में जिक्र होगा पिछले 24 घंटों के अंदर 4 बड़े देशों ने एक साथ औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। ऐसा करके दुनिया में 150 देश हो चुके हैं अब जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं। अगर कहें कि फिलिस्तीन और इजराइल नाम के 2 देश होंगे, एक साथ होंगे, इनको मान्यता देते हैं। भारत किस तरफ खड़ा है, मैं पहले ही आपको बता भी दिया है। भारत वो शुरुआती देशों में है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता आया है, और हमेशा यही मानता है कि यही एक स्थायी समाधान है। चलिए एक एक करके हम इन चीजों के बारे में जानते हैं। ये कीर स्टारमर जो है यूनाइटेड किंगडम के इस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अपने अनाउंसमेंट में कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। इसके साथ साथ ही मार्क कार्नी जो कि कनाडा के पीएम हैं, उनका भी अनाउंसमेंट आप देखोगे। इनके साथ वो भी ये बात बोलते हैं। एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उनका अनाउंसमेंट देखो। ये सब खबर जो खास क्यों है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। ब्रिटेन खुद अमेरिका के साथ साथ G7 का मेंबर है जैसा कि, और बहुत से उन युद्ध में शामिल रहा है जिन्हें अमेरिका ने शुरू किया है, जैसे अफगानिस्तान पर अलकायदा के खात्मे के लिए हो अब हमला किया गया था। साथ में अक्सर ये उन हर नीति में क्योंकि नाटो मेंबर हैं तो अमेरिका के साथ साथ खड़े होते हैं। यही हाल कनाडा का है। G7 के होने के साथ साथ ये बिल्कुल वही बोलता है जो अमेरिका चाहता है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वो देश जो यूके के लिए, जो अमेरिका के लिए यूके को छोड़ सकता है। मतलब ये उस तरह के अमेरिकी भक्त देश हैं, लेकिन इन्होंने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल का साथ असल में था क्या? इजराइल का साथ था कि फिलिस्तीन को मान्यता मत दो। अब तक यही हो रहा था। पूरी दुनिया एक तरफ बात कह पड़ी थी, लेकिन यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जो फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे जैसा कि, और एक देश इनके साथ जुड़ा हुआ था जिनका नाम पुर्तगाल था। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जैसे कि इसकी तरफ से इस सभी को धन्यवाद किया गया ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू, जैसे आप देख सकोगे इमेज के थ्रू। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ने बताया कि हम पूरी तरफ से, अगर दुनिया में देखें तो लगभग 75% दुनिया के देश ऐसे हैं जो कि कुल 193 देशों में जो कि यूएन के अंदर है, और जो कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता देते हैं। फ्रांस भी अब जल्दी ही इस मान्यता को देने जा रहा है। एक तरीके से कहिए तो यूनाइटेड नेशन जो है, जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें से 5 में से 4 देश अब ऐसे हो चुके हैं जो कि यूएन के अंदर बैठे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में हैं, और फिलिस्तीन को मान्यता देकर चल रहे हैं। यानी अमेरिका को हटा दें तो सारे के सारे जो वीटो पावर कंट्रीज ने अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अब तक स्टेट्स है क्या फिलिस्तीन का, पहले इस पर भी हल्की से हम लोग चर्चा करेंगे।
फिलिस्तीन इस समय एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में यूएन के अंदर बैठता है और ये यहाँ बैठ करके अपने जो बारे में जो हो रहे विमर्श को सुनता है, वो बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएन के अंदर इसे परमानेंट मेंबर का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो पांचों के कंसेंसस से होगा, सहमति से होगा, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर बैठे हुए हैं। अर्थात फिलिस्तीन की जो अथॉरिटी है वो तो चली आ रही है, लेकिन वो वोट देने का अधिकार यूएनजीए के अंदर नहीं रखती है। फ्रांस जल्दी इस काम को ऐसा कर देगा। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिए 23 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जैसा की बात करें, अमेरिका में मीटिंग हो रही है, जिसका 80वां सत्र इस बार 22 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद 22 तारीख को ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन रखी गई है, यानी कि आज रात तक ही, यानी कि कल शाम को अगर हम कहें जैसे कि हो जाएगा, आपको जैसे कि आप पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा कि फ्रांस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्तर पर ये जानकारी दी है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसे कि ये मुख्यालय इनका जो यूनाइटेड नेशन का है वो अमेरिका में है और उसके इस 80वें सत्र के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का भी जाना अपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्थान पर विदेश मंत्री को जैसा कि भेज दिया है। और हमने जैसा कि हम आपको बता दें कि सीरिया के जो अल शुजा नाम के प्रेसिडेंट हैं, जो कि कभी अमेरिका के द्वारा मोस्ट वांटेड आतंकी कहे गए थे, वो आज अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसे तमाम दुनिया के नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, यानी यूएनजीए की इस बैठक के अंदर दुनिया भर के नेताओं को हर साल अमेरिका जाना होता है, लेकिन जिन्हें ट्रंप के साथ या अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करनी होती है तो वो खुद मतलब जाते हैं, बाकी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है विदेश मंत्री को भेज देते हैं। भारत ने कुछ वैसा ही किया है, यानी कि भारत ने मैसेज में भेज दिया है, मतलब अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को, कि हम ट्रंप से बातचीत करने के लिए अभी नहीं जा रहे हैं। तो ब्रिटेन ने फ्रांस को आगे निकलते हुए फ्रांस से पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब अपडेट में अगर बता दूं इसके इतिहास के बारे में, हालांकि मल्टीपल टाइम हम आपको बता भी चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। वंस अपॉन ए टाइम फिलिस्तीन नाम की जो जगह थी ये कभी ऑटोमन एम्पायर के अधीन हुआ करती थी। 1914 से 18 के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन को यूके और फ्रांस के गठबंधन ने मार दिया था, मतलब इसे हटा दिया था और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यानी हराने के बाद जब ऑटोमन को हराया तो ये पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के फ्रांस, तब हम बात करें तो ब्रिटेन के फ्रांस के कब्जे में आ गया था। यानी कि अगर बात करें तो विजेताओं के हिस्से में आया और हिस्से में बड़ा ब्रिटेन की आया। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस लोगों को समर्थन प्राप्त करने के लिए एक डिक्लेरेशन अनाउंस किया, जिसका नाम बेलफोर डिक्लेरेशन था, जिसमें ये कहा गया था कि जर्मनी के साथ रहने वाले जो जूस हैं, जर्मनी में रहने वाले जो अमीर है वो है लोग हैं जो यहूदी समुदाय से हैं, उन्हें एक अलग देश दिया जाएगा। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक अलग राष्ट्र की गारंटी दी गई थी। जैसा कि कहते हैं कि इसी के चलते प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मनी के साथ नहीं दिया था, जिसका गुस्सा द्वितीय सेकंड युद्ध पर बर्बाद हुआ था उसका होने का कारण बना था। कहते हैं कि हिटलर की जो असली जो नाराजगी थी यहूदियों से, वो प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ न देने की वजह से थी। यही कारण था कि यहूदियों को एक अलग देश ब्रिटेन के एश्योरेंस पर मिला। ब्रिटेन के एश्योरेंस के चलते ही मई 16, 1948 को फिलिस्तीन में एक नए देश का गठन हुआ, जिसका नाम इजराइल था। अब आप पूछेंगे 1917 से सीधा 1948 कैसे होता है मैटर? इस बीच में यहूदियों को जैसे ही ये एश्योरेंस मिला, वो दुनिया भर के से निकल करके फिलिस्तीन में जाकर बसने शुरू हो गए और एक दिन 1948 में उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी गई। ये वो बेलफोर डिक्लेरेशन है जो जैसा कि बात करें लॉर्ड रसफील्ड के लिए लिखा गया था। कभी रसफील्ड की कहानी सुनाएंगे तो आप समझ पाओगे इसके लिए, ठीक है। अब खैर फिलहाल के लिए ब्रिटेन ने 1917 में जो वादा किया था उसी के चलते ही फिलिस्तीन के जो दो हिस्से हुए और उसके बाद यरूशलेम संयुक्त राजधानी के रूप में या पहले इंटरनेशनली कंट्रोल्ड जैसे नीति के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन को दो अलग देश है इनके रूप में मान लिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि उस समय जिन दो देशों को स्वीकार कर लिया गया था, फिर यूके वाले पलटी कैसे खा गए इजराइल के प्रभाव में, क्योंकि इजरायलियों के पास जो पैसा था वो अमेरिकियों को पकड़ के चलने के लिए बहुत जरूरी था और ऐसे में उन्होंने समय रहते इजराइल को तो मान्यता देना शुरू किया था। लेकिन फिलिस्तीन की बात करें तो वो किसी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन आज जो आप खबरें देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूके की तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। अब बड़ा सवाल ये बनेगा,
अचानक ये सब हो क्यों रहा है? आप सभी को 7 अक्टूबर को हुआ इजराइल पर हमला याद ही होगा, जिसमें हमास के आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस करके गाजा पट्टी से निकल करके इजराइल पर हमला कर दिया था। बदले में इजराइल ने गाजा पट्टी को लगभग खत्म कर ही दिया था। बार बार मैं आपको बता दूं, ये बात मैं क्यों बताती हूँ, गाजा में तब से लेकर अब तक होस्टेजेस की तलाश के साथ साथ जैसे कि हम इजरायलियों के द्वारा गाजा की सफाई चल रही है। और इस सफाई से दुनिया को ये डर लगने लगा है कि आने वाले समय में गाजा नामक कोई जगह नहीं बचेगी। नेतन्याहू जानबूझ करके नहीं चाहते हैं कि उन्हें होस्टेजेस को रिलीज हो उनके। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हाल ही में जब शांति वार्ता के लिए हमास के नेता कतर में एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, तो उन पर इजराइल के द्वारा ही गोली चली थी। अब मिसाइल दाग दी गई। तो आपने अभी थोड़े दिन पहले इजराइल और कतर के बीच में बिगड़े संबंधों के बारे में जाना था। तब कतर की तरफ से ये बयान आया हुआ था, कहते हुए ये कि लगता है इजराइल चाहता ही नहीं है कि उसके होस्टेजेस जो बचे हुए हैं इस समय अल्टीमेटली ये यही चाहता है कि उन होस्टेजेस की तलाश के नाम पर वो पूरा का पूरा गाजा नीट एंड क्लीन कर देना चाहता है। ये बात अब पता चली थी जब यूके ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और पुर्तगाल ने ये अनाउंस किया, तो बदले में नेतन्याहू का बयान आता है कि नेतन्याहू ने अपने तरफ से साफ कहते हुए कहा है कि जनाब, मैं फिलिस्तीन नाम के अब किसी भी देश को जानता ही नहीं हूँ। अब तक तो मैं मानता था, लेकिन अब आप लोग अगर इस चीज पर आ चुके हैं तब ये कोई देश एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अचानक यूके के अंदर इस तरह की स्थिति क्यों आ गई। देखिए ट्रंप को आप जानते ही हैं, क्योंकि नेतन्याहू वही सब कर रहे हैं जो ट्रंप उनसे कह रहा है। तो ऐसे में क्यों ये लोग ट्रंप के खिलाफ चले गए? उनके पीछे का एक कहानी है, जानते हैं हम लोग क्या हुआ था। असल मायने में हुआ ये था, इसकी थोड़ी सी कहानी पीछे की तरफ चलनी पड़ेगी हमें। यूके के अंदर जो स्टार्मर है, ये सत्ता में जब आए थे तो कहा गया कि इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटेन में रह रहे जो प्रवासी थे, जो बाहर से आकर बसे थे, मतलब विशेष रूप से कहें कि वो जो मुस्लिम कंट्रियों से आकर बसे हैं, उनके सपोर्ट में इलेक्शन जीता था इन्होंने सपोर्ट से। इस सपोर्ट के चलते ब्रिटेन के अंदर कुछ जो लोकल ब्रिटिशर्स थे, जो कि ब्रिटेन को बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर अमेरिकन चाहते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिकन को वैसे ही, मतलब अमेरिका कर रहा है जैसा अमेरिका के लोग चाहते हैं, उसी तरह ये ब्रिटिशर्स भी वैसा ही चाहते हैं कि ब्रिटिश के जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो वैसा ही करे, अमेरिका की तरह करे। तो अदरवाइज हम आपको बता दें, आउटराइडर्स का उस पर कोई रोल ना हो, उनके खिलाफ रैली निकली थी। रैली को रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज कराया था। इस रैली में क्या हुआ था, लाखों लोग सड़क पर उतरे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मुश्किल से 1 हफ्ते पहले की बात है, जब इन्हें हटाने के लिए पूरा मूवमेंट बढ़ चुका था। मतलब चाह ये रहे थे कि, मतलब समझ लो, इन्हें हटाने के लिए जनता सड़कों पर रॉबिन्सन बयान भी दे रहे थे। रॉबिन्सन के साथ साथ इलन मस्क इस पूरी भीड़ को संबोधित कर रहे थे कि केयर स्टारमर को हट जाना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता में ब्रिटिशर्स के लिए सही व्यक्ति नहीं है। ऐसे में चली जो चार्ली कर्क, जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन का शासन हो, इसके समर्थक थे, उसको याद किया गया इस रैली में। हमने इस पर सेशन किया था बकायदा। ये रैली हम आपको बता दें यहाँ पर अमेरिका द्वारा प्रभावित थी। जैसा कि अब एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, जे डिवेंस के द्वारा यहाँ पर मतलब रैली का आयोजन होता है। वो आयोजक द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें उनका सपोर्ट प्राप्त है। आप यहाँ से देख सकते हो चार्ली कर्क, जो कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति से एकदम मतलब सेम माने जाते हैं, कॉपी माने जाते हैं। कहा जाता है कि वही इस पूरे नैरेटिव को चला रहे थे, उनका नाम लेकर के सारा काम हो रहा था। और ये सब क्या चाह रहे थे, स्टारमर को हटा दिया जाए, इनका बस मतलब यही था। ये मैटर कब होता है, 15 सितंबर को मैटर हुआ था। आप यूट्यूब के थ्रू या न्यूज के थ्रू इसको देख भी पाओगे ये किस तरह के मैटर था इसको। और इसमें 54% लोगों की बात करें इस समय पर, ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि कीर स्टारमर को रिजाइन कर देना चाहिए। 15 सितंबर को ये घटना होती है। इसके कुछ दिन बाद ट्रंप डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे। अराउंड 18 तारीख को ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचते हैं तब तक कीर स्टारमर ने ये मन बना लिया था, बना चुके थे कि आप मेरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे हुए कम से कम अब मैं आपको ये रिकॉग्नाइज करा दूं कि हम किस तरह से काम करते हैं। और हुआ भी यही कि ट्रंप की प्रेजेंस में ही 18 तारीख को कीर स्टारमर की बात करें तो उन्होंने ट्रंप की प्रेजेंस में ही ये बात बोल दिया कि हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। हालांकि ये दोनों जो वार्ता है, ये बात हुई थी, ये सारा का सारा निकाल के बात आई थी। दोनों एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं, मतलब झगड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता दूंगा। अब सवाल ये बनता है कि क्या फिलिस्तीन को मान्यता दोगे तो क्या
हमास को भी रिकॉग्नाइज करोगे? तो इन्होंने कहा नहीं, हम हमास को आतंकवादी समूह मानते हैं, उसे मानते रहेंगे, उसे कभी अच्छा नहीं मानेंगे और कहेंगे कि हॉस्टेजेस को रिहा करें और जब फिलिस्तीन की नई सरकार बने तो उसके अंदर वो किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट न करें। ट्रंप ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इस बात से कतई सहमत नहीं, एग्री नहीं है, लेकिन कीर स्टारमर ने उनकी प्रेजेंस में अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया कि हे ट्रंप, अब हम आपके पीछे हर गलत को सही करने में नहीं निकल पड़ेंगे, गलत जो है तो है गलत। अब ये अपनी तरफ से ये बताने का प्रयास किए कि जो इस समय गाजा में ह्यूमैनिटाइजेशन मतलब कहें कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हो रखा है, भूख के लिए लोग जो मर रहे हैं, जिस तरह के हालात वहां पर हैं, जिस तरह से इजराइल मासूमों की जान लिए जा रहा है, उसे रोकना होगा। हमास को प्रतिबंधित करना है, हमास को एक्टिवेट नहीं करना है। होस्टेजेस की बात करें तो उनको रिहा करना है, ये सब इनकी भी प्राथमिकता है, लेकिन इनके नाम पर जो आए दिन कल्याण मतलब होता रहता है ना, उसे रोकना होगा। ऐसा कहते हुए इन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी, लेकिन नेतन्याहू को ये बात कहां से पसंद आने वाली थी। उन्होंने कहा ये सारी बात करके तो आपने आतंकवाद को इनाम ही दे दिया। अब मैं आपको अनाउंसमेंट देती हूँ कि जैसे कि वो ये है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में, क्योंकि वेस्टर्न बैंक नाम जॉर्डन नदी के है पास में पड़ता है जैसा कि, तो ऐसे में जॉर्डन नदी के पश्चिम में अब कोई फिलिस्तीन नामक देश बचेगा ही नहीं। ये अनाउंसमेंट इन भाई साहब ने कर दिया है तंग होके कि अगर तुम लोगों की लगता है कि तुम फिलिस्तीन नामक देश चाहते हो तो मेरा भी अनाउंसमेंट सुन लो कि अब मैं बचाऊंगा ही नहीं इसको। आप लोगों को ने बाकायदा अगर बात करें तो वेस्ट बैंक के बड़े सारे हिस्से पर ऑलरेडी अपना कब्जा कर लिया है, यानी ये बहुत मुश्किल होगा भविष्य में कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन और इजराइल को सेपरेट कर पाओ। इस बात को ही नेतन्याहू ने कहा कि अब वेस्ट बैंक में हम अपने सेटलमेंट और करेंगे, फास्ट करेंगे, हम फिलिस्तीन को वहां से साफ ही कर देंगे और गाजा के अंदर तो पूरी तरह सफाई अभियान चल ही रहा है। बट ट्रंप से मिलकर चले आने दो हमें। ट्रंप से मिलने के बाद नेतन्याहू जा रहे हैं जैसा कि, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है अपने ट्वीट करके, नेतन्याहू सेज ट्रंप इनवाइटेड हिम फॉर अ मीटिंग इन डीसी आफ्टर द यूएन जनरल असेंबली। तो बैठक में ये भी जाएंगे, ऐसे में ये वहां से पूरा आदेश लेकर आएंगे, कर दो सफाई इस पूरे की पूरी। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए पहले ही कह दिया कि मुझे ट्रंप का इन्विटेशन मिला है और यूएनजीए की बैठक में मैं जा रहा हूँ। अब कुल 10 देश ऐसे हैं जो इजराइल को मान्यता देते हैं, फिलिस्तीन को नहीं। मतलब फिलिस्तीन को मान्यता जो नहीं देते हैं, एक तरह से ये कहा जाए कि उनमें से इजराइल और यूएस, अर्जेंटीना, हंगरी, ये 4 बड़े देश हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे टाइप के देश हैं जैसा कि। तो इस तरह से एक ही सारी घटनाएं तब घटित हो रही हैं जब अमेरिका पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हर तरह से ट्रेंड में अपना रहा है और चीन अपने विचारों से लोगों को अपने साथ ला रहा है, जैसा कि वो भी इसका फायदा उठा रहा है। इसी पर चाइना ने अपना समर्थन फिलिस्तीन को देते हुए कहा कि हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, कहा जा सकता है कि इजराइल के स्वतंत्र अस्तित्व के पक्ष में केवल अमेरिका है, बाकी सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया सब 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें इस बात पर यकीन करते हैं। इसी घटना के बाद क्या है, कतर ने पूरी तरह से उन सभी देशों को धन्यवाद किया है, थैंक्स किया है कि फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर खुद ये चाह रहा है कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया आए, तो वो फिलिस्तीन को जैसा कि रिप्रेजेंटेटिव बन के बातचीत करें। और तो और अरब और इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप से मिलने का टाइम मांगा है, वो अपनी स्थिति उन्हें बताएंगे और कहेंगे कि साहब गाजा के अंदर जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, इस बारे में आपको इसे रोकना होगा। लेकिन ये देखने वाली बात ये आती है इसमें कि क्या इजराइल वाकई में रुकेगा या फिर पूरी तरह से गाजा को साफ करके ही मानेगा और एक नए शहर के रूप में इसे बताएगा, जो कि ट्रंप का असल विजन है। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूएनजी की बैठक में अगर कोई बहुत बड़ी घटना घटित होती है तो मैं आप लोग को अवश्य मतलब जो अपडेट होगा वो मैं बताऊंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।